जय हिंद मेरे प्यारे भाई और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू ज्यादा पर। तो आज 11वां पार्ट है और 11वां अध्याय विकट तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये मतलब बहुत ही फॉर्मूला के दृष्टिकोण से बहुत ही छोटा चैप्टर है और थ्योरी के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं है। तो इसमें जो भी चार पांच छह फार्मूले हैं मैं आपको फटाफट से उसको बता देता हूँ। आप इसको फटाक से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो भी इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है उस आवेश कितना होता है 1.6। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 to the power - 19 कूलम्ब होता है। उसके बाद मास जो होता है, जो भार होता है इलेक्ट्रॉन का, जो भार होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 to the power - 31 kg। ठीक 10 घात 31 किलोग्राम होता है, ठीक है मेरे भाई। इसका जब हम रेशियो निकालेंगे ई बाई एम का जब रेशियो निकालेंगे तो 1.76 × 10 घात 11 कूलाम प्रति केजी होता है, ठीक। उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मात्रक कूलाम और एम यानी मास द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक। तो कूलम प्रति के लिए जी हो जाएगा, ठीक है। और एच यानी एच यहाँ पर क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.63 × 10 34 जूल सेकेंड। इस मात्रक को जरूर याद रखना। इस ये आपको हेल्प करेगा अगर जैसे वीमा निकालना हुआ, एक नंबर में आ सकता है, या तो एमसीक्यू में पूछ दे कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है, तो जूल सेकेंड याद रखना, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद कार्यफलन पर आते हैं, उसका डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। यही पहला फॉर्मूला है। वर्क फंक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो धातु को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं मेरे भाई, कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। कार्यफलन इसको फाई से दर्शाते हैं, ये चिन्ह है फाई नॉट। और उसके बाद इसका जो मात्रक होता है ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 घात 19 कूलाम, ठीक। ये भी होता है। और उसके बाद एक सॉरी 1.6 × 10 घात 19 10 घात 19 जूल, ठीक मेरे भाई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 घात 19 जूल, ठीक। और उसके बाद जो फाई नॉट होता है, फाई नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट के बराबर होता है, ठीक है। जहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक, ठीक है मेरे भाई। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। और ये दहली आवृत्ति है, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में दूसरा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। जब किसी धातु या अन्य पदार्थ की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का निकलना, ठीक। किसी जो है धातु या अन्य पदार्थ कोई है उससे जब मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे ऊष्मीय उत्सर्जन हो जाए, या प्रकाशीय उत्सर्जन हो जाए, या क्षेत्रीय हो जाए, या द्वितीयक उत्सर्जन। ये सब तरीके हैं जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद तीसरे टॉपिक पर आते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। इसमें जो है कुछ थ्योरी भी है, मैं आपको ग्राफ ही बता दे रहा हूँ। ये ग्राफ हो सके तो याद कर लीजिए। वैसे तो बोर्ड एग्जाम में इसका यूज तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसे लॉन्ग में आ गया 5 नंबर वाले में तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। क्योंकि अब 5 नंबर या 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आया तो आपको जो है, अगर आप एक ग्राफ बना देंगे तो 1 या 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे, केवल और केवल मात्र 30 से 40 सेकंड लगेगा ग्राफ बनाने में, ठीक है। और बाकी आपको पूरा लिखने में 8 से 10 मिनट जाएगा। 5 नंबर का जो भी होता है आंसर लिखने में 5 से 7 8 10 मिनट जाता है, तो आपको 1 मिनट में जो है 2 से 3 अंक, 2 अंक तो आराम से मिल जाएंगे 5 में से, ठीक। चित्र के लिए तो चित्र मतलब सॉरी जो डायग्राम बनाते हैं, तो जो है डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। तो मैं डायग्राम किसके किसके बीच का बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, यानी विभव और विद्युत धारा, यानी प्रकाश जो धारा है और विभव के बीच ग्राफ, ठीक। राइट साइड में क्या रहेगा, संग्राहक पट्टिका विभव। और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, मंदक विभव, ठीक है मेरे भाई। और ये जो माइनस का वी नॉट है, इस पॉइंट को जहां पर धारा का मान 0 होता है उसको हम निरोधी विभव कहते हैं। क्या, ऐसा स्थान जहां पर धारा का मान 0 होता है उसको निरोधी विभव कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये I1, ये I2, ये I3। तो यहाँ पे I3 ज्यादा है आई टू से ज्यादा है, I2 ज्यादा है I1 से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो के उच्च, यानी कि इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है मेरे भाई। गतिज ऊर्जा यानी के ई मैक्स, ईवी नॉट होगा, ई वी नॉट, ठीक है। उसके बाद प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। अभी यहाँ पर विभव था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवृत्ति, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आवृत्ति में क्या हो जाएगा,
ये न्यू 1, ये न्यू 2, ये न्यू 3 है, ठीक। तो यहाँ पे न्यू 3 इज मोर देन न्यू 2 इज मोर देन न्यू 1, ठीक है। तो ये क्या है, संतृप्त धारा, इसको सेचुरेशन करंट बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। जब आवृत्ति और विद्युत धारा के बीच जब रिलेशन होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसको संतृप्त धारा बोलते हैं। जहां पर धारा का मान क्या होता है, जो सभी आवृत्ति की जो धाराएं बहती हैं, जहां पर धारा का मान समान होता है, कांस्टेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, सेचुरेशन करंट, संतृप्त धारा, ठीक है। और यहाँ पे न्यू 3 इज मोर देन न्यू 2 इज मोर देन न्यू 1, ठीक। उसके बाद तीसरा जो ग्राफ है, क्या है, थोड़ा धुंधला हो गया है, तो उसको जो है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, प्रकाश की तीव्रता के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बहुत ही इजी सा ग्राफ है, एक सीधी सरल रेखा बनेगी, ठीक है। उसके बाद निरोधी विभव व आवृत्ति के बीच ग्राफ, निरोधी विभव व आवृत्ति के बीच ग्राफ, यहाँ ये आवृत्ति है, ये निरोधी विभव है, ठीक। उसके बीच कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यानी कि जैसे समझ लो कि फसल, जानते हो फसल एक तरीके से गिरी हुई है, वो वैसा आप समझ लो, ठीक है। ये हो गया निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच ग्राफ। उसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे भाई। इसको मतलब नहीं पढ़े इस चैप्टर में, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति में, तो कुछ नहीं पढ़े। तो इसका मतलब एक सिंपल सा जो है फॉर्मूला है, केवल एक फॉर्मूला आप याद करोगे, बाकी के ये चारों मतलब तीनों फॉर्मूले आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को मैं आपको बता देता हूँ। एनर्जी ई बराबर फाइव प्लस के ई मैक्स, क्या, ई बराबर फाइव प्लस के ई मैक्स, केवल इतना याद रखो मेरे भाई। क्या, ई बराबर फाइव प्लस के ई मैक्स। तो यहाँ पे जो के ई मैक्स है, के मैक्स अब इसी तरफ रहने देंगे, तो ये जो फाइव इस तरफ अगर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ई क्या है, एच न्यू है, ठीक। ई इक्वल टू दी एच न्यू इक्वल टू दी एच सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ठीक। ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे जो ई है, ई इक्वल टू दी क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा माइनस फाइव नॉट, ठीक। और यहाँ पे अब अगर के मैक्स की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर ऊपर बताया, के मैक्स क्या है, ईवी नॉट है, तो वही यहाँ पर भी आ जाएगा, ईवी नॉट बराबर एच न्यू माइनस फाइव नॉट, ठीक है। और यहाँ पे वी नॉट इक्वल टू दी एच अपॉन ई न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन ई, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे जब ई अगर डिवाइड में चला जाएगा, तो एच अपॉन ई न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। और यहाँ पे के मैक्स बराबर ईवी नॉट, ये मतलब इतना आपको याद रख लेना है, केवल ये याद रखो आप, मैं आपको बता देता हूँ, ये और ये, बस तीन आपको याद रखना है। बाकी ये जो है, ये सब दिखाने के लिए है, ये मैनिपुलेट करके आया है, तो ये आप अपने आप कर ले जाओगे, बस ये तीन आपको याद होने चाहिए हर हाल में। ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी अपान लैम्डा, ये तो रटा होगा। ये के मैक्स आपको पता हो जाना चाहिए, ई वी नॉट होगा। और यहाँ पे ई बराबर फाइव प्लस के मैक्स, ये है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है मेरे भाई। उसके आगे चलते हैं, देहली आवृत्ति व देहली तरंग दैर्ध्य, यानी ये क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य है, लैम्डा नॉट, ठीक। तरंग दैर्ध्य आपको पता ही है, उसमें नॉट मतलब ओ जैसा बना दो, वो देहली हो गया। यहाँ पर देहली आवृत्ति और ये देहली तरंग दैर्ध्य सी के मतलब मल्टीप्लाई में है, वन अपॉन वी नॉट न्यू नॉट के, ठीक है। उसके बाद द्रव्य की तरंग प्रकृति, ठीक। द्रव्य की तरंग प्रकृति पर आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी बराबर एच अपॉन एम वी, ठीक। ये भी आप याद रखना, द्रव्य की तरंग प्रकृति में ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी बराबर एच अपॉन एम वी। और चूंकि हमें पता है पी बराबर एम वी, हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, क्लास 9th में भी ये टॉपिक है, ठीक। उसके बाद पी बराबर एच न्यू अपॉन सी, और एच अपॉन पी इक्वल टू दी सी बाई न्यू इक्वल टू दी लैम्डा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो है, ये एक रिजल्ट है, सॉल्व करके निकाला गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी ए एंगस्ट्रॉम, ठीक है मेरे भाई, अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, ये विभव वाला वी है, ठीक। तो ये आपका ओवरऑल मैंने 6 फॉर्मूले थे। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक पर आते हैं, क्या है, भौतिक राशि। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से भौतिक राशियां दी गई हैं, प्लांक स्थिरांक, ये एनसीईआरटी का मैंने पिक्चर उठाया है, तस्वीर। तो यहाँ पर मतलब मैंने इसको इसलिए यहाँ पर रखा है, क्योंकि इसमें से एक ना एक एमसीक्यू में आएगा, हो सकता है बीमा पूछ ले।
हो सकता है आपको बीमा निकालने के लिए एक अंक में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है उसमें आपको पूछ ले कि प्लांक स्थिरांक का बीमा निकालिए या निरोधक विभव का बीमा निकालिए। तो ये आपको मतलब ये याद नहीं होना चाहिए, या आप इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू द ई वी नॉट होता है, उससे निकल जाएगा। ई बराबर एच न्यू होता है, उससे निकल जाएगा। लेकिन आपको जो है एक रफली आपको आइडिया होना चाहिए। ये मात्रक तो निश्चित रूप से आप याद ही कर लें। और यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी लिखा गया है साथ ही साथ। तो मतलब अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ओवरऑल आपका बीमा, मात्रक, प्रतीक और टिप्पणी यानी कि जो फॉर्मूला है, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी मेरे भाई। इसको आप मतलब माइंड मैप में, माइंड में एकदम बिठा लो। ये जो पांच या छह कितने हैं, एक दो तीन तीन छह, छह फॉर्मूले हैं, और सॉरी पांच हैं, पांच को आप पढ़ दो। और उसके बाद जो है बाकी जो मैंने छह फॉर्मूले यहाँ पर बताए इसको कवर कर लो, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। सिंपल सोवर सा रिवीजन हो गया है। और आगे मतलब अब नेक्स्ट चैप्टर में जो है 12वां चैप्टर है परमाणु, उसके बाद नाभिक, फिर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी और कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसके बारे में मैं अगले वीडियोज में डिस्कस करूंगा। दो या तीन या चार लेक्चर आने अभी बाकी हैं। उसके बाद ये जो है आपका फार्मूला रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप ओवरऑल रिवाइज कर लीजिए। मेरे कहने का ये मतलब है अगला वीडियो हो सकता है कल आए इस पे, अगली सीरीज। तो ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद।